Assalamu alaikum. In this video, I will discuss the Medicine and Allied September 17th, 2019 evening shift paper MCQs number 30 to 45. अच्छा 31st MCQ की तरफ चलती है. हार्मोन लेवल रिमेन्स नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कौन से हार्मोन का लेवल? ग्रोथ हार्मोन इज़ द आंसर. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो आपको पता होनी चाहिए कि ये MCQ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि BRS में एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि गलत है. गेनोंग में लिखा हुआ है कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल नॉर्मल रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इवन एक विलियम्स टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी है, उसमें बड़ा क्लियरली स्टेटेड है कि ग्रोथ हार्मोन लेवल्स इन मैटरनल सीरम रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट प्रेगनेंसी. तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है. कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी हल हो चुकी है. ग्रोथ हार्मोन का लेवल नॉर्मल रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. सपोर्टिंग सेल्स इन पार्स नर्वोजा. अच्छा, ये MCQ भी बहुत वाइडली डिस्कस्ड है. व्हाट आर द सपोर्टिंग सेल्स इन पार्स नर्वोजा? पिट्यूटिसाइड्स, नर्व एंडिंग्स, एस्ट्रोसाइट्स या ग्लियल सेल्स. अच्छा, अब हिस्टोलॉजी की मल्टीपल बुक्स के मुताबिक जो इसका आंसर बनता है ना असली, वो है सीधा सीधा पिट्यूटिसाइड्स. अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें. अगर वो पूछते हैं कि सपोर्टिंग सेल्स कौन से हैं, तो आंसर होगा पिट्यूटिसाइड्स. अगर वो पूछते हैं कि हार्मोन स्टोर कहाँ पे होते हैं, तो आंसर होगा नर्व एंडिंग. ठीक है. अच्छा, सपोर्टिंग सेल्स ग्लियल सेल्स भी होते हैं, लेकिन पिट्यूटिसाइड्स जो है ना, ठीक है, इस केस में आपने पिट्यूटिसाइड्स को ज़्यादा प्रेफर करना है. अगला क्वेश्चन. ट्रांसमिटर एट द ऑटोनोमिक गैंग्लियन. अच्छा, अब आपको ये पता है कि ANS में जो एसिटाइल कोलिन होता है ना, वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स. मतलब कि प्री सिंपैथेटिक फाइबर्स का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स का, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो, प्री गैंग्लियोनिक हमेशा एसिटाइल कोलिन ही होते हैं. तो गैंग्लियन में तो वही वाले आ रहे होते हैं जो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए एसिटाइल कोलिन इसका आंसर है. बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है. अच्छा, साइटोस्केलेटन कनेक्टेड टू ECM बाय. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोग इसमें बहुत दफ़ा कंफ्यूज भी होते हैं. आंसर है इसका इंटेग्रिन. अब आपने याद कैसे करना है. देखिए, अगर वो कहते हैं ना कि जी साइटोस्केलेटन को ECM से क्या चीज़ जोड़ रही है, तो आंसर होगा इंटेग्रिन. अगर वो पूछते हैं कि ECM को ICM, आ जाएगा आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट. ठीक है. और एक और पूछा जाता है बार बार कि सेल को सेल से क्या चीज़ जोड़ती है. ठीक है, तो वो आ जाएगा कैडहेरिन. अब आपने याद कैसे रखना है. याद ऐसे रखना है कि देखिए सेल को सेल से जोड़ रही है कैडहेरिन, तो तीनों सीज आ गए. ECM को ICM से जोड़ा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो ये ईद से याद रख लें, ईद. ठीक है. और फिर जो एक रह गया साइटोस्केलेटन को ECM से, वो है इंटेग्रिन. ठीक है, इसको आप उससे भी याद रखें, CIE एग्जामिनेशन होती है ना, ठीक है, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं. फिर आते हैं पेनिसिलिन ड्रग रिएक्शन कॉजेज. अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि अगर वो पूछते हैं ना कि मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ पेनिसिलिन एलर्जी, तो फिर आप क्या चूज़ करेंगे, रैश. लेकिन अगर वो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पेनिसिलिन एलर्जी, तो फिर आप कहेंगे ब्रोंकोस्पैज्म. ब्रोंकोस्पैज्म. एक और तरीके से पूछा जाता है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ एनाफाइलेक्सिस, या फिर ओवरडोज ऑफ पेनिसिलिन की वजह से भी अगर एनाफाइलेक्सिस सेट इन हो जाए, तो फिर क्या होगा, उसमें भी आंसर होगा ब्रोंकोस्पैज्म. अब
इसमें उसने पूछा है पेनिसिलिन ड्रग रिएक्शन कॉजेज, ठीक है। तो बेसिकली वो पूछना चाह रहा है आपसे सीधा सीधा कि मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ है, तो वो होगा आपका ब्रोंकोस्पैज्म, ठीक है। अब चलते हैं आगे, लेकिन दोबारा से ये चीज़ पक्की कर लें, अगर वो पूछता है कि मोस्ट कॉमन रैश होगा, मोस्ट सीरियस ब्रोंकोस्पैज्म होगा, ठीक है, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ब्रोंकोस्पैज्म होगा, मोस्ट कॉमन एनाफाइलेक्सिस ब्रोंकोस्पैज्म होगा, ठीक है। अगर वो सिर्फ पूछ रहा है ना कि सिर्फ अगर क्लियरली उसने लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन, ठीक है, मैनिफेस्टेशन ऑफ पेनिसिलिन एलर्जी, तो फिर रैश होगा, वरना हर चीज़ में ब्रोंकोस्पैज्म भी आगे रखना है आपने। एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ये तो बड़ी इजी चीज़ है। देखिए दो होते हैं आपके लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल जो है वो जुड़े होते हैं विद द थर्ड वेंट्रिकल बाय फोरामन ऑफ मॉनरो। उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल जो है वो जुड़ा होता है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ बाय एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है, यही वो पूछ रहे हैं, कनेक्ट्स थर्ड टू फोर्थ वेंट्रिकल, इसको सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं। फिर फोर्थ वेंट्रिकल नीचे स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो सेंट्रल कैनाल है उसके साथ कॉन्टिन्यूस होता है और साइडों पे लेटरली होता है, लेटरली लश्कार, सेंटर में मजेंडी, ठीक है, ये याद रखना आपने। अच्छा, फेशियल नर्व आफ्टर पासिंग थ्रू स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामन हैज़ व्हाट रिलेशन टू द पैरोटिड ग्लैंड? इसका आंसर है इट पासिस पोस्टीरियर टू इट, इट पासिस पोस्टीरियर टू इट। ये इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है कि फेशियल नर्व जो है ना वो बेसिकली मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है पैरोटिड ग्लैंड में, लेकिन जैसे ही वो पास करता है ना थ्रू द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामन, ठीक है, तो उस वक्त उसका रिलेशन होता है पोस्टीरियर टू द पैरोटिड ग्लैंड। थोड़ा सा एम्बिग्विटी उल्टा है थोड़ा सा, तो ये ज़हन में रखना है आपने कि वैसे सुपरफिशियल है, ठीक है, इन पैरोटिड ग्लैंड, लेकिन जैसे स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामन से निकलते हैं तो उसके पोस्टीरियरली होता है। COPD इन्वेस्टिगेशन, अब आपको पता है कि COPD है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, इनएबिलिटी टू एम्प्टी द लंग्स, ठीक है, तो इसका मतलब है कि VQ में क्या होगा, इनएबिलिटी टू एम्प्टी द लंग्स, यानी कि आपकी क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है, सीधी सीधी वेंटिलेशन। परफ्यूजन में तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो अगर वेंटिलेशन कम होगी तो VQ क्या होगा, VQ हो जाएगा कम, ठीक है, तो वही वाली बात है यहाँ पे कि VQ मिसमैच होगा, लेस देन 1, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, ठीक है। शंट और डेड स्पेस का तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है कि अगर Q 0 हो, परफ्यूजन 0 हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो डेड स्पेस होगी। जैसे कि आपके अपर एयरवेज होते हैं उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, सिर्फ एयर आ रही होती है, वेंटिलेशन हो रही होती है, तो वो डेड स्पेस होती है, ठीक है। और शंट क्या होता है, शंट जो होता है उल्टा होता है, जिसमें वेंटिलेशन जो है वो नहीं होगी, परफ्यूजन होगी, तो वो हो जाता है शंट। ब्रोकास एरिया इज़ लोकेटेड इन, देखिए बड़ा इजी है, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि ब्रोका एरिया होता है इन द इंफीरियर फ्रंटल, इंफीरियर फ्रंटल में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ब्रोकास जो है वो होता है और एक होता है वर्निकी एरिया। ब्रोकास जो है वो मोटर एरिया होता है, वर्निकी जो है वो सेंसरी एरिया होता है। ब्रोकास की वजह से आपकी मोटर एफेजिया होता है, ठीक है, वर्निकी की वजह से सेंसरी एफेजिया होता है। वर्निकी की वजह से ऑब्वियसली ब्रोकन एफेजिया, ब्रोका की वजह से, तो इसका मतलब कि नॉन फ्लुएंट होगा, ठीक है। वर्निकी की वजह से फ्लुएंट एफेजिया होगा और पता भी नहीं होगा कि बंदा बोल क्या रहा है, ठीक है। ये तो कॉमन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इनके आपको पता होने चाहिए कि होते कहाँ पे हैं ये। ब्रोका आ जाता है आपका इन द फ्रंटल लोब, ठीक है, सिल्वियन फिशर के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, और जो वर्निकीज आ जाता है, ठीक है, वो आ जाता है पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में, मतलब कि टेम्पोरल लोब में, ठीक है। फिर आता है सेट पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीजेज मोर देन द कोर बॉडी टेम्परेचर, इट विल कॉज डिक्रीज इन, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझें कि टेम्परेचर अबव सेट पॉइंट का मतलब है कि हाइपोथैलेमस ये चाहेगा कि वो बॉडी को उस टेम्परेचर तक ले जाए जो उसने खुद सेट किया हुआ है। अब उस टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए
हीट प्रोड्यूस होनी लाजमी है। हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस है ना वो एक्टिवेट होगा। जब पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट होगा तो अल्टीमेटली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैटिकोलामीन रिलीज़ होता है, कैटिकोलामीन रिलीज़ होगा और उसकी वजह से शिवरिंग होगी, शिवरिंग होगी। अब शिवरिंग होगी टू प्रोड्यूस हीट, और क्या चीज़ नहीं होगी, स्वेटिंग नहीं होगी ताकि हीट लॉस ना हो, ठीक है। शिवरिंग होगी, स्वेटिंग नहीं होगी। अब इसने क्या पूछा है कि इट विल कॉज डिक्रीज इन, तो डिक्रीज इन क्या होगा, कॉमन सेंस क्या कहती है आपकी, डिक्रीज इन स्वेटिंग, ठीक है, यही बात पूछी हुई है। तो अब अगर वो कहता है कि इंक्रीज इन क्या होगा, तो इंक्रीज इन में अगर तो लिखा हुआ है कैटिकोलामीन रिलीज, तो पहले आप वो सिलेक्ट करेंगे, उसको प्रेफर करेंगे शिवरिंग के ऊपर, ठीक है। ये भी एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। प्लूरल प्लेक्स आर फाउंड इन, ये बार बार रिपीट हो चुका है कि प्लूरल प्लेक्स का आए तो एस्बेस्टोसिस कहना है, अगर मीजोथेलियोमा का आए तो एस्बेस्टोसिस कहना है। लेकिन अगर कहते हैं कि एस्बेस्टोसिस क्या करवाता है, तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा को आपने प्रेफर करना है एज कम्पेयर टू मीजोथेलियोमा। पेशेंट विथ 1 day डायरिया, डिहाइड्रेशन, लैब्स शोज हाइपोक्लोरीमिया, हाइपोक्लीमिया, हाइपोनेट्रीमिया विद नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल्स। अब ये एक पुअर रिकॉल है, इसका जो असल क्वेश्चन है उसमें उसने डायरिया नहीं डायरिया के साथ उसने वॉमिटिंग भी लिखी हुई है, ठीक है, कि 1 day वॉमिटिंग एंड डायरिया जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गई और लैब्स यही हैं उसके। अब इसमें जो आपने चीज़ समझने की कोशिश करनी है वो क्या है कि वॉमिटिंग हुई, ठीक है, वॉमिटिंग हुई तो आपके जितने भी थे ना गैस्ट्रिक कंटेंट्स वो बाहर आ गए, उसकी वजह से सोडियम भी कम हो गया, क्लोराइड भी कम हो गया, ठीक है, ऑब्वियसली, और हाइड्रोजन आयन भी बाहर निकल गए। तो इसका मतलब है क्या हो गया, उसमें कॉमन सेंस क्या कहती है, इनिशियली हुई मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन आप गौर करें होता क्या है कि जब आपका क्लोराइड कंटेंट हो जाता है कम तो उसकी वजह से डिक्रीज्ड सिक्रीशन होती है बाइकार्बोनेट की इन DCT, ठीक है, और इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन होती है बाइकार्बोनेट की इन PCT। मतलब कि बाइकार्बोनेट लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होने लग जाते हैं, इंक्रीज़ होने लग जाते हैं तो अल्टीमेटली जो होगा, ठीक है, क्योंकि साथ उसको डायरिया भी है, तो अल्टीमेटली जो चीज़ सेट इन होगी वो होगी आपके पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ समझ लेना है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप इस तरह का कोई भी MCQ हल कर सकते हैं। ये एक आधी इस तरह का मुश्किल MCQ है, वरना वो सिंपल ABGs देते हैं। थायराइड लाइज इन, ये तो बहुत कॉमनली आस्क्ड MCQ है और इसका आंसर है जी प्री ट्रेकियल फेशिया। इसमें जो आपने सिंपल ये याद रखना है कि प्री ट्रेकियल फेशिया बेसिकली शुरू हो रहा होता है बिटवीन फ्रॉम द हायोइड बोन, हायोइड बोन से नीचे आ रहा होता है नेक में और नीचे जाके इंफीरियरली फ्यूज़ हो रहा होता है विद द पेरिकार्डियम। तो इस दौरान जो ये पूरा नेक से गुजर रहा है तो ये एनक्लोज कर रहा होता है ट्रेकिया को, इसोफिगस को, थायराइड को, इंफ्राहायोइड मसल्स को, ठीक है, इन चार चीज़ों को ये एनक्लोज कर रहा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, कैरोटिड शीथ भी प्री ट्रेकियल फेशिया से ही बन रही है, ठीक है, कैरोटिड शीथ प्री ट्रेकियल फेशिया से बन रही है, लेकिन थायराइड जो है वो प्री ट्रेकियल फेशिया में है, कैरोटिड शीथ में नहीं है, ठीक है। इजी है, इतनी डिटेल में मैंने बता दी तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा इंशाल्लाह। मोस्ट कॉमन कंडीशन प्री डिस्पोजिंग टू स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ स्किन। अच्छा, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्टिनिक केराटोसिस और बॉवन डिजीज़, ये दोनों की दोनों जो है ना ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को कॉज कर रही हैं। लेकिन अगर देखते हैं ना कन्वर्जन रेट किसका ज़्यादा है टू कन्वर्ट इनटू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो बावन डिजीज़ का कन्वर्जन रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्टिनिक केराटोसिस, इसीलिए आप इसमें चूज़ करेंगे बावन डिजीज़। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको वैसे ही याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, विब्रियो कॉलरा कॉजेज डायरिया ड्यू टू, अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है
कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि क्लोराइड आयन की सिक्रीशन होती है, ठीक है। म्यूकोजल इन्वेजन तो नहीं करता ना विब्रियो कॉलरा, तो आपने ए और बी में से चूज़ करना है अब इसमें से। अब आपको पता है कि क्लोराइड आयन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है और साइक्लिक एएमपी की एक्टिवेशन भी होती है। अब इधर भी आप ज़रा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें आपने ये याद रखना है कि साइक्लिक एएमपी जो है ना, ठीक है, वो तकरीबन 100 फोल्ड इंक्रीज होता है, ठीक है। इसीलिए आपने साइक्लिक एएमपी की एक्टिवेशन को इस एमसीक्यू में प्रेफर करना है एज़ कंपेयर टू क्लोराइड सिक्रीशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने इसमें साइक्लिक एएमपी एक्टिवेशन इसका आंसर होगा आपका। तो ये हो गए एमसीक्यूज़ 30 to 45, ठीक है। 15 to 30 एमसीक्यूज़ जो हैं वो डॉक्टर हमाद अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद 45 to 60 जो हैं वो भी डॉक्टर हमाद करेंगे, और मैं फिर 60 से आगे वाले एमसीक्यूज़ करूँगा। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह। कीप फॉलोइंग, कीप योर सेल्फ अपडेटेड।